आपने बहुत बार न्यूज में या फिर अपने आसपास जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। देखिए, आप पैसा सिर्फ दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो आप कुछ प्रोड्यूस करिए, जैसे कि कुछ लोग कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉयज, मोबाइल वगैरह, या फिर आप कोई सर्विसेज दीजिए, जैसे कि डॉक्टर, वकील, ये लोग सर्विसेज देते हैं, या फिर कोई कंपनी में काम करके सर्विस देता है, या फिर एक नाई है जो बाल काट के सर्विसेज देता है। इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब आपने 100 रुपए में बाल काटे हैं तो 100 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। आपने 10 रुपए में कोई बॉटल खरीदी है तो 10 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो एक साल के अंदर ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है विद इन अ कंट्री, उसको जीडीपी बोलते हैं। अगर यूएसए की कंपनी इंडिया में आके कुछ मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, वो यूएसए के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इतना फोकस करते हैं मेक इन इंडिया के अंदर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मॉल है, उसमें कोई शॉप कपड़े बेच रही है, कोई शॉप बाल काट रही है, कोई टेरो कार्ड रीडर भविष्य बता रहा है, सर्विसेज दे रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, और हर फ्लोर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। अगर उस मॉल में हम हर बिकी हुई चीज की कीमत नोट कर लें और एक साल तक करते रहें और लास्ट में उन सारी चीजों को ऐड कर दें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरीके से देश में एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो उसका जीडीपी होता है। तो पहली चीज तो यह है कि जीडीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा है, देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कम प्रोडक्शन होता है तो सेलिंग भी कम होती है, और जब कम सेलिंग होगी तो इसका मतलब कि जो बिजनेसेस हैं वो कम पैसा कमाएंगे, और कम पैसा कमाने का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। जीडीपी से हमें अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। जब जीडीपी का डेटा आता है तो हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चलता है, और बिना शॉर्टकमिंग्स को पता करे हम उनको सुधार नहीं सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पे है। यूएसए की जीडीपी अराउंड $22.99 ट्रिलियन है, और सेकंड पे चाइना है विद द इकोनॉमी ऑफ $18 ट्रिलियन, और इंडिया की इकोनॉमी $2.6 ट्रिलियन है, और ये चेंज भी होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अब कोई कंपनी है, उसने एक जगह से बैटरी खरीदी, दूसरी जगह से चिप खरीदी और मोबाइल बना के बेच दिया, तो वो जो बैटरी खरीदी है उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? और अगर उसका प्राइस ऐड होगा तो जो फाइनल मोबाइल बेचा जाएगा उस पर्टिकुलर मोबाइल का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? और अगर दोनों का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा तो एक बैटरी का प्राइस 2 बार काउंट हो रहा है जीडीपी में। तो इससे जो हमारी जीडीपी के थ्रू प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मुझे ऑमलेट खाना है, मैं मार्केट में जाके एग खरीदता हूं, तो उसका जो प्राइस होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन वहीं पे अगर एक कोई बेकरी वाला है, वो जाके एग खरीदता है क्योंकि उसको केक बनाना है बेचने के लिए, तो वो जो एग का प्राइस होगा वो ऐड नहीं होगा, बल्कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है केक, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इन सारी चीजों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज बिजनेस ओनर पे करके ले रहा है और कौन कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं जो प्रोड्यूस होके बिके हैं। अब मैं अपने घर पे लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना लूं और अपने घर पे रख लूं तो वो जीडी के प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा से रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करें कि हमें प्रॉफिट हो, और इसके लिए काफी रिसर्च चाहिए होती है। और ये डिसाइड करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कोविड के चलते मार्केट एकदम से चेंज हो गया। इस टाइम में काफी कंपनीज बंद हो गई और इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा रिस्की हो गया। बट ऐसे टाइम पे भी काफी कंपनीज ऐसी थी जो ना सिर्फ सस्टेन कर पाई बल्कि उन्होंने काफी ग्रोथ भी देखी, और बहुत कंपनीज इतनी स्टेबल थी कि उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इस चेंज से। स्मॉल केस आपको ऐसा ही एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है जिसका नाम है टॉप 100 स्टॉक्स, जिसमें इंडिया की बिगेस्ट कंपनी आपको एक बास्केट में कैटेगराइज मिलेंगी। स्मॉल केस की रिसर्च के हिसाब से बड़ी कंपनीज के बर्स्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बढ़ा देने में मदद करती है। स्मॉल केस आपको इन कंपनीज की ग्रोथ रिपोर्ट, पास्ट परफॉर्मेंस, रिव्यूज, सारी डिटेल्स देता है जो आपको अपने एनालिसिस में हेल्प करता है। इसी तरीके से स्मॉल केस में अलग बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स हैं जिनसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूज कीजिए इस सिंपल प्लेटफॉर्म का टू इन्वेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, तो आप अपनी समझ से इन्वेस्ट करें। जीडीपी दो ही केस में बढ़ता है। पहला तो यह है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा केस यह भी हो सकता है कि प्रोडक्शन उतना ना हुआ हो लेकिन प्राइसेस बढ़ गए हों। तो जो पहला केस है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी।
इसलिए जब गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो आपको ध्यान देना है कि वो रियल जीडीपी है या फिर नॉमिनल जीडीपी है। जीडीपी का जो मेन पर्पस है वो कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बता सके। इसलिए जो दूसरा केस है जिसमें प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो देश की एक्चुअल इकोनॉमी नहीं पता चल पाएगी। इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए एक बेस ईयर लिया गया। जैसे कि इंडिया में जो जीडीपी निकाला गया है वो 2011-2012 को बेस ईयर लेके निकाला जाता है। जब आप न्यूज में जीडीपी का डेटा देखते होंगे तो दो तरीके से जीडीपी का डेटा लिखा होता है। एक लिखा होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड दूसरा लिखा होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जहां लिखा होता है उसका मतलब कि 2011 को बेस ईयर लिया गया है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब होता है कि उसमें जो बेस ईयर है वो करंट ईयर लिया गया है। फैक्ट्री के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पे उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। उस समय जो उसका प्राइस होता है उसको फैक्टर प्राइस बोलते हैं, और जब उसमें टैक्स ऐड हो जाता है तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होता था और उसके बाद से मार्केट प्राइस से कैलकुलेट हो रहा है। एक घर है जिसमें 4 लोग हैं और उस घर की आमदनी 100 रुपए है, और दूसरा घर है जिसकी आमदनी 120 रुपए है लेकिन घर में 20 लोग हैं। तो भले ही दूसरे घर की ज्यादा आमदनी हो लेकिन पहला घर ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। यूके और इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन की वजह से यूके को ज्यादा अच्छा मानता है। यूके और इंडिया का जीडीपी तो सेम है लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में बहुत ज्यादा फर्क है। यूके का पर कैपिटा 40,000 तक जाता है और इंडिया का पर कैपिटा 1900 के अराउंड रहता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, बाय इनकम, बाय प्रोडक्शन, लेकिन इन सब चीजों में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन गवर्नमेंट जब आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस है। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक एनुअली और एक क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और जो पहला क्वार्टर होगा वो पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर होगा, ताकि हम बरसात के प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के बरसात के प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकें। अब 2020 में कोरोना की वजह से थर्ड क्वार्टर का जीडीपी रेट बहुत नीचे चला गया था, 0.4% तक। अब नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर को सेम मंथ से कंपेयर करा जाएगा तो थोड़े से भी प्रोडक्शन से जीडीपी रेट ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत नीचे था। तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्शन की वजह से ही जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जाए। जीडीपी रेट एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 100 था और फिर इस साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 105 है तो जीडीपी रेट होगा 5%। देखिए, जीडीपी की लिमिटेशंस भी हैं, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है और इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी दिक्कत इसमें यह रहती है, शेल कंपनीज जो एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए ही खुलती हैं, जिन्हें शेल कंपनी कहते हैं, जीडीपी में काउंट हो जाती हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा होता है इसे ऐड करने में, तो वो इसको ऐड कर लेती हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करती हैं। 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 36% कंपनीज शेल कंपनीज हैं, मतलब कि ये बस टैक्स दिखा रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं और एक्चुअल में कोई सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, लेकिन इनका डेटा फिर भी जीडीपी में काउंट हुआ। तो इस तरीके की ट्रिक्स हर गवर्नमेंट करती है अपने जीडीपी के डेटा को ऊपर करने के लिए। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और क्योंकि गवर्नमेंट जीडीपी डेटा को सही से नहीं रखती है, और यही रीजन है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जहां पे जीडीपी का रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है।